आज हम आपको भारत में आपातकाल के बारे में बताएंगे, साथ ही इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्षों का भी वर्णन करेंगे। इस वीडियो में आप आगे जानेंगे देश में आपातकाल क्या है, अभी तक भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, आपातकाल से जुड़े अनुच्छेद 352, 356, 360 क्या है और भारत में आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के शासन के प्रति संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है। देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और बेहतर शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए ही संविधान बनाया जाता है, जिसमें देश में होने वाली हर संभव परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम कानून निश्चित किए गए हैं, ताकि इसी संविधान के आधार पर देश में होने वाली किसी भी परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सके। इसी प्रकार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो सामान्य से अलग होती हैं। ऐसे ही परिस्थितियों में से एक है आपातकाल। भारत के संविधान में आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है, जिससे स्थिति सामान्य हो सके। आज हम आपको भारत में आपातकाल के बारे में बताएंगे, साथ ही इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्षों का भी उल्लेख करेंगे। हमारे देश के संविधान को बहुत सी विशेषताओं और प्रावधानों के साथ बनाया गया है, जिसमें से कुछ प्रावधान भारत ने दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों से लिए हैं, जिसमें से एक इमरजेंसी अथवा आपातकाल का प्रावधान भी है, जो जर्मनी देश के संविधान वीमर से लिया गया है। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि देश में संघवाद और अल्प संघवाद प्रकार की सरकार होती है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विभिन्न शक्तियां विभाजित की जाती है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। आपातकाल लगने के दौरान पूरी शक्तियां केंद्र को मिल जाती हैं। सभी प्रकार के मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास ही होता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में भारत में आपातकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 252 से लेकर 360 तक असामान्य स्थिति में लगने वाले आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसमें देश में लगने वाले 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारत में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकते हैं और साथ ही इसमें कैबिनेट का अनुमोदन भी आवश्यक होता है, जिसके बाद किसी भी असामान्य परिस्थिति अथवा आपात स्थितियों में इमरजेंसी लगाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपात स्थिति उत्पन्न होने पर देश की अखंडता, संपूर्ण सत्ता, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। आपातकाल के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति होने पर ही इसे लागू किया जा सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो कि सामान्य परिस्थितियों से अलग हो और जिसके कारण देश की सुरक्षा पर संकट आ सकता हो। आपातकाल का प्रावधान संविधान में उन परिस्थितियों के लिए किया गया है जब देश में आंतरिक अशांति, बाहरी खतरा और आर्थिक खतरा होने की संभावना हो। ऐसे में भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल लागू होने पर संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। ऐसे समय में केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करती है। ऐसे समय पर किसी बिल या प्रस्ताव को संसद में पेश कराए बगैर भी सरकार बिना किसी रोक टोक के कम समय में जरूरी कदम उठा सकती है। उदाहरण, यदि कोई देश हम पर आक्रमण कर दे तो भारत में आपातकाल लगने पर संसद में कोई भी बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे देश के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिन्हें अलग अलग वजहों और परिस्थितियों के चलते लगाया जाता है। अब आपको इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। आपातकाल के 3 प्रकार है: राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 देश में नेशनल इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 352 में बताया गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि भारत में आपातकाल को तब लागू किया जाता है जब देश की अखंडता और सुरक्षा को कोई खतरा हो। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका प्रयोग वो कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात ही कर पाते हैं। राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356 राजकीय आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में इसे भाग 8 के अनुच्छेद 356 में वर्णित किया गया है। इस प्रकार के आपातकाल को 2 महीनों के अंदर ही संसद से मंजूरी लेनी होती है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360
भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि देश में आर्थिक संकट आता है या आर्थिक स्थिति खतरे में आती है तो राष्ट्रपति आर्थिक इमरजेंसी लगा सकते हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक भारत में एक बार भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। भारत में लगे अभी तक के आपातकाल। भारत में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। वर्ष 1962 में पहला आपातकाल। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही उन्हें इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की भी अनुमति नहीं थी। चीन के साथ युद्ध समाप्ति के बाद भी भारत में आपातकाल खत्म नहीं किया गया। यह आपातकाल जारी रहा और इसी बीच वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो आगे चलकर सितंबर में एक युद्ध में परिवर्तित हो गया। इसके बाद अगले साल यानी कि वर्ष 1967 में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और फिर संधि हुई, जिसको ताशकेंत एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों के बीच हुई इस संधि के बाद स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन बावजूद इसके देश में इमरजेंसी जारी रही। कुछ समय के बाद इससे परेशान होकर देश के नागरिकों ने विभिन्न कैंपेन शुरू कर दिए और सरकार से ये मांग की जाने लगी कि इमरजेंसी को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर ध्यान जाने लगा, जिसके चलते सरकार को जनवरी 1968 में आखिरकार पहली इमरजेंसी को खत्म करने का निर्णय लेना पड़ा। वर्ष 1971 में दूसरा आपातकाल। 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके पीछे भी एक युद्ध ही वजह थी। पाकिस्तान के साथ हो रहे आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूसरी इमरजेंसी लगाई गई थी। जैसे ही सरकार ने इमरजेंसी लागू की, वैसे ही साथ में सरकार द्वारा मीसा एक्ट, कॉफी पोसा एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल को भी लागू कर दिया गया। बता दें कि ये तीनों ही एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के लिए बनाए गए थे। उस दौरान सरकार को इन तीनों ही एक्ट लागू करने से काफी शक्तियां मिल गई थी, जिसके बाद शक्तियों का काफी दुरुपयोग भी किया गया। हालांकि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत में आपातकाल जारी ही रहा। इससे पहले कि दूसरा आपातकाल खत्म होता, तत्कालीन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा देश में तीसरे आपातकाल को लागू कर दिया गया। वर्ष 1975 में तीसरा आपातकाल। भारत में तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 की रात से लागू कर दिया गया था, जिसकी सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगली सुबह रेडियो पर सुनाई थी। इस आपातकाल को लगाने के पीछे की वजह आंतरिक अशांति को बताया गया और अनुच्छेद 352 के आधार पर देश की तीसरी इमरजेंसी लगाई गई। जयप्रकाश नारायण द्वारा इसी आपातकाल को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि भी कहा गया। इमरजेंसी के कुछ समय पूर्व जून में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका के अंतर्गत हाल ही में हुए चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार का दोषी पाया और इसके लिए इंदिरा गांधी को उनके पद से हटाने और साथ ही अगले 6 वर्षों तक ऐसे किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए भी बैन कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद उन्हें सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सशर्त सिर्फ स्टे मिला, जिसके बाद विपक्ष से लेकर देश भर में उनके त्याग पत्र के लिए मांगे उठने लगी। इसके बाद 25 जून को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को इमरजेंसी लागू करने के लिए पत्र भेजा और अगले ही दिन रेडियो के माध्यम से इमरजेंसी की सूचना दे दी गई। इस दौरान संविधान में सरकार के अनुसार कुछ बदलाव किए गए, मूलभूत अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, सभी विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, असंवेदनशील प्रोग्राम को लागू करके उनका क्रियान्वयन होने लगा, प्रेस की आजादी भी छीन ली गई और उस समय देशवासियों को बहुत ही बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। तीसरा आपातकाल 23 मार्च 1977 तक चला था। इसके कुछ समय बाद संशोधन 44 में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे बिना किसी जायज कारण के या स्वयं के हित में आपातकाल लगाना संभव न हो। 1975 की इमरजेंसी की कुछ मुख्य बातें। 1975 में लगा आपातकाल देश के इतिहास में काली अवधि के रूप में दर्ज हो चुका है। भारत में आपातकाल को लगाने के पीछे सरकार द्वारा आंतरिक अशांति को वजह बताया गया था। ये अलग बात है कि इसके पीछे की असल वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी स्वार्थ को ही माना जाता है। इस दौरान लोकतांत्रिक देश ने भी सरकार की तानाशाही का विभत्स रूप देखा था। बात करें 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर लगे आपातकाल की, तो यह सवाल अक्सर आता है कि असली मुद्दा क्या था।
दरअसल बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने वर्ष 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त के साथ जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उनके विरुद्ध संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण थे, जिन्होंने चुनावी नतीजे आने के कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने अपनी याचिका में इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार व सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनावी प्रचार हेतु सरकारी कर्मचारियों और सरकारी मशीनरी और संसाधनों आदि का इस्तेमाल करने का दोषी पाया और उनकी सांसदी को खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें अगले 6 साल के लिए ऐसे किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें 3 हफ्तों का वक्त दिया, जिससे वो नई व्यवस्था बना सके। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिससे उन्हें सिर्फ पीएम पद पर बने रहने की ही राहत मिली और बाकी के फैसले जस के तस रखे गए। इसके बाद देश में जगह जगह विपक्ष का विरोध शुरू हो गया। साथ ही जयप्रकाश नारायण इंदिरा सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर रैलियां कर रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव बन चुका था। खासकर तब जब जेपी ने 25 जून 1975 को सत्याग्रह रैली का ऐलान किया। केवल यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष की तरफ से इंदिरा को इस्तीफा देने की मांग भी बढ़ गई। इन सबके चलते और सत्ता में बने रहने के लिए 25 जून 1975 की रात भारत में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर दिया गया। इतिहास में भारत के सबसे खतरनाक आपातकाल में क्या हुआ, क्यों इसे भारत के इतिहास में काली अवधि के रूप में दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। इमरजेंसी लागू होने पर सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को खारिज कर दिया गया। उनकी स्वतंत्रता और इसके खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया गया। सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनाव रद्द कर दिए गए। कांग्रेस और इंदिरा गांधी के सभी विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें उस वक्त के सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। साथ ही जो भी तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता। कुछ आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों को जेल में डाला गया था। मीडिया की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी। देश में मीडिया और प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। इसी दौर में मीडिया अपने सबसे कमजोर स्थिति में दिखी थी। देश में इस दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देश भर में जबरन परिवार नियोजन के नाम पर नसबंदी अभियान चलाया। कृषि और इंडस्ट्रियल विकास हेतु और गरीब व अशिक्षा को खत्म करने के लिए सरकार ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम के जरिए बहुत ही क्रूर व असहनीय अनुशासन चलाया। इस प्रकार देश में जबरदस्ती व असहनीय प्रोग्रामों के चलते इसे डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेवयार्ड कहा गया। इन 20 पॉइंट्स के अलावा भी संजय गांधी द्वारा 5 अन्य पॉइंट्स की बात की गई थी, जिसे बाद में कुल 25 कर दिया गया था और 25 पॉइंट प्रोग्राम तैयार किया गया। इन 5 पॉइंट्स में शिक्षा, परिवार नियोजन योजना, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्त और दहेज प्रथा को खत्म करना आदि शामिल था। इसके विभिन्न कुछ ऐसे कार्य हुए जो हमेशा के लिए देश के इतिहास में बदनामी का दाग बन के रह गए। जैसे कि बहुत सी पुस्तकों और चलचित्रों पर बैन लगा दिया गया। हर वो लेख या समाचार पत्र पर भी बैन लगाया गया जिसमें आपातकाल से संबंधित कुछ भी ऐसा छापता था जो कि सरकार के खिलाफ जा सकता था। गरीबी हटाने के नाम पर झोपड़पट्टियों को तोड़ा गया। पुलिस द्वारा भी लोगों पर कई अत्याचार किए गए। कभी किसी को बेवजह जांच पड़ताल के लिए उठा लिया जाता, तो कभी पूछताछ के नाम पर उन्हें धमकाया जाता। और ऐसे कई उत्पीड़न थे जो देश की जनता ने खुली आंखों से देखे थे, लेकिन वह जनता आपातकाल पर चर्चा करने से भी डरती थी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ भारत में आपातकाल के विषय में जानकारी साझा की। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।